कह रहा है सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया। ठीक है, रिलेटिव इंडेक्स जो है किस में किया गया है यूज, डीडीसी में, यूडीसी हम्म। में, सीसी में, एलसीसी में, किस में? डीडीसी में। डीडीसी में। डीडीसी, डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स जो है टोटल 4 वॉल्यूम है डीडीसी का। वो कौन से नंबर वाले वॉल्यूम में ये है रिलेटिव इंडेक्स? 1 2 3 4, किस में, कौन से वॉल्यूम में? शॉर्ट में है ना, टिकटॉक में। फोर्थ में है, चौथे फोर्थ वाले में में। है। हाँ, पहला में क्या है, टेबल है। ठीक है, पहला में और टेबल है। दूसरा और तीसरा में क्या है, शेड्यूल है। और चौथा में क्या है, रिलेटिव इंडेक्स, इंडेक्स है। रिलेटिव ठीक है, इंडेक्स। तो चौथा जैसे रिलेटिव इंडेक्स मतलब कहने का मतलब इंडेक्स है, उसमें क्या रेडीमेड नंबर बनाया गया हुआ है। ठीक है, रेडीमेड नंबर बनाया गया है, बस उससे रिलेटिव इंडेक्स से लिख लेगा। तो किसके लिए, किस में यूज होता है? तो डीडीसी में यूज होता है। डीडीसी में। नेक्स्ट है, हाँ बहुत अंदर नहीं डीप जाना है, बस क्वेश्चन को याद कर लेना। कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो कौन सी संस्था इसमें जो है क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए जानी जाती है? तो FID, CRG, DRTC या इसको, या चारों? सीआरजी हाँ, इसमें। हाँ, अच्छा मतलब। तो FID का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और CR क्या है, CR यहाँ पे कोई बताइए? नहीं, ये है कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन। क्लास, हाँ कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो FID तो जानते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और ये पता है अभी लिखा है, देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है ना, वर्गीकरण अनुसंधान। ये क्या क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए था। तो CR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। ठीक, रिसर्च। हाँ CR। और कभी कभी आ जाता है FID, CCC, ट्रिपल सी, इसका हो जाएगा सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमिटी। CCC का सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमिटी, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। CRG का फुल फॉर्म क्या होगा, कोई बताइए? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। हाँ, कब बना? 1958। 1952 में। ठीक है, 52 में। और DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर 1962। 1962। 19 से। और ये इसको जो है, इसको इसको तो नहीं पता। इसरो कब बना था, इसरो? इंटरनेशनल। इसरो 69। 1969 में। इसको 20 साल और कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 89। 1989 में। इसरो 1969, इसको 1989, याद हो जाएगा दोनों। सर इसको का। इसका लंदन में है। इसका क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेस नॉलेज। सर स्पेस नॉलेज, नहीं सोसाइटी ना होगा। इसरो नहीं बोल रहे हैं, इसको, ये इसका बोल रहे हैं, इसको, इसको का। ये भी हाँ, क्लासिफिकेशन का ही है ना इंस्टीट्यूट सर। हाँ, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये चारों संस्थान क्या वर्गीकृत। DRTC का मुख्यालय बेंगलोर में है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये इसका पूछे थे, किसका पूछे था आप? इसको का ना, इसका पूछे थे। इसको। चल- चलिए नेक्स्ट है, 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है, बताइए? PMEST है। अब PMEST है, ये जानते हैं, 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए PMST का फुल फॉर्म बताइए कोई। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन कौन सा है? एनर्जी, स्पेस, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड और टाइम। टाइम। ठीक है, हाँ, तो इसका इंग्लिश हो गया कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन कौन है, तो PMEST है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट है, पहलू विश्लेषण, ठीक है, का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? फैसेट एनालिसिस जो था, फैसेट एनालिसिस, कल बहुत देर इस पे बताया था कि फैसेट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसका जो है किसके द्वारा दिया गया था फैसेट एनालिसिस? ऐसा रंगनाथन। SR रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, SR रंगनाथन के द्वारा। सर फैसेट नेक्स्ट है, एनालिसिस है क्या।
वही जो ऊपर में जो देखें, ये फंडामेंटल जो कैटेगरीज है 5। ठीक। अच्छा। तो फैसेट एनालिसिस कौन है? एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट है, सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्था के लिए अपूपा पैटर्न का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अपूपा पैटर्न किसने दिया था? ऐसा रंगनाथन। 1960 1960 में। हाँ, 1960 में। ये अपूपा पैटर्न क्या है? किस लिए अपूपा सबसे पैटर्न दिए हैं? सबसे यूजफुल वाला जो बुक है उसको बीच में रखे हम्म, हैं, उससे कम यूजफुल वाला दोनों साइड में, और उससे भी कम यूजफुल वाला उसके बगल में। ठीक है। तो ये सेल्विंग के लिए किया जाता है, सेल्विंग अरेंजमेंट के लिए, अलमीरे में पुस्तक कैसे रखी जाए, किसको बीच में रखे, किसको साइड में रखे। तो यू मतलब होता है अम्ब्रेल, जो कि बहुत सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिमांडिंग सबसे ज्यादा सेंटर है, तो में। इसको बीच में। सेंटर में, इसके दोनों बगल में पिनुम्ब्रल, उससे कम डिमांड वाली। और सबसे साइड में कौन? एलिन, जो सबसे सबसे कम कम डिमांड वाली। डिमांडेबल, सबसे कम डिमांडेबल है। इसका आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन, रंगनाथन जी। 1960। नेक्स्ट है आधुनिक, जिसको मॉडर्न पुस्तकालय वर्गीकरण, आधुनिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के विकास का श्रेय किसे जाता है? मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मान लीजिए क्लासिफिकेशन तो पहले लाइब्रेरी का किया ही जाता था, लेकिन मॉडर्न तरीके से किसने किया है? तो मेलविल मेलविल डेविड ने, ठीक है, 1876 में, ठीक है, जो डीडीसी आया। नेक्स्ट है 642 नंबर, दो दो या दो से अधिक पहलुओं, जिसको फैसेट बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध क्या कहलाते हैं? बताइए, दो या दो से अधिक पहलू। इंटर एरे फेज रिलेशन। इंट्रा फैसेट इंट्रा फेज। फैसेट फेज रिलेशन। हाँ, फेज रिलेशन जैसे दिखा है। इंट्रा वाला होगा। इंट्रा में क्या डिफरेंस है? बता रहे। इंटरफेसेट। अरे ये तो ढूंढना पड़ जाएगा, वो कहाँ फोटो डाले थे। फाइल में चले जाइए। हाँ, मिल गई। ठीक है। जैसे देखिए, तीन तरह का होता है, इंट्रा एरे, इंट्रा फैसेट और फेज। ठीक है। मतलब एक इसको इंटर सब्जेक्ट कहेंगे, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। जैसे दो दो मेन क्लास है। मेन क्लास जान लीजिए, जिसमें से मैथमेटिक्स है। लाइट ही चली गई, बड़ा दिक्कत है। मेरे यहाँ भी लाइट नहीं। तो जैसे मान कौन से लीजिए स्टेट कि में सर? दो, अब बिहार। यूपी यूपी, क्या बोले, क्लास ही टाइम चल रहा था, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता। जैसे दो मेन क्लास है, जैसे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसा एक बुक का टाइटल है जिसमें नाम क्या, मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की एक बुक है जो साथ में टाइटल है। तो इसको क्या जनरल, ये इसको क्या कहेंगे, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। ठीक है। ये क्या सब्जेक्ट के बीच रिलेशन बता रहा है। तो वो ये जनरल के अंदर आएगा और उसका नंबर ए डालेंगे, जैसे ये ए नंबर डालेंगे, ये इंटर सब्जेक्ट का नंबर है तो इसके बीच में क्या ए डालेंगे। ठीक है। इसी तरह होता है इंट्रा फैसेट, एक होता है इंट्रा एरे। तो फैसेट एरे किसको बोलते हैं? जैसे ये, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक फैसेट है ट्रांसलोकल और लोकल। मान लीजिए कि एक कोई बुक का नाम है, जो लाइब्रेरी है, कैसी लाइब्रेरी, ट्रांसलोकल और लोकल लाइब्रेरी है, ठीक है। साथ में एक टाइटल लिखा हुआ है, तो इसको क्या, इंट्रा, क्या कहेंगे, इंट्रा फैसेट। ये फैसेट एक है, ये दूसरा फैसेट है, ठीक है, ऐसे क्या कहेंगे, इंट्रा फैसेट। अब मान लीजिए एक लाइब्रेरी है जो कॉलेज की लाइब्रेरी है और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, ठीक है, दोनों का साथ में टाइटल लिखा हुआ है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये देखिए क्या एरे के बीच में आ रहा है, ये फैसेट है, इसके बीच में एरे, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। समझ गए? समझे या सर, नहीं? क्यों एक एरे के कंप्यूटर अंदर वो रहेगा बताइए। भी तो इंट्रा एरे हाँ, हो जाएगा। जैसे एरे के अंदर आ रहा है तो इसको क्या इंट्रा एरे कहेंगे। और फैसेट के, मतलब ये फैसेट और ये फैसेट, या ये फैसेट या ये फैसेट, ये दोनों, जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी ट्रांसलोकल और एकेडमिक लाइब्रेरी की है, साथ में टाइटल है, तो ऐसे जब नंबर बनाएंगे तो ये क्या नंबर हो गया, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। अभी भी बंद हो जाएगी, कोई स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
मेरी लाइट आएगी तो फिर हम ऑन करेंगे। रात में यही दिक्कत है। कौन सा क्वेश्चन था, दिख रहा है सबको? दिख रहा था मैं। दिख रहा है, पीडीएफ ऑन करिए ना। दिख रहा है। कितना क्वेश्चन था? 4 7 6 7 समझ गए? तो देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पहलुओं थोड़ा या सा फैसेट जूम के। कर दीजिए और ठीक है। आ गई लाइट, आ गई। हटा दें, स्क्रीन शेयर हटा देते हैं। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आज आप ही कीजिए, ठीक है, आप ही स्क्रीन शेयर कीजिए, फिर कर देते हैं। है ना, स्क्रीन शेयर है ना? है क्या, वो है आपका शेयर? दिख रहा है ना सर कि नहीं? नहीं दिख रहा है, ऑन ही तो है। हट हट गया है आपका? हट गया है, नहीं एक- दिख रहा है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ दोबारा। दिख रहा है अब? हम्म, इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नहीं रहा। जा रहा है, मैं तो शेयर कर रहा हूँ। कोई और ट्राई करिए ना। शेयर होता है, अब बताओ। आया? हट जा रहा है क्यों बार बार भाई? हम गलती से हम अपने आईडी को बैन कर दिए, अब अनबैन करना पड़ेगा तब तो, बंद करने के चक्कर में हम अपना आईडी खोज रहे, वही मिलेगा। दिख रहा है, हट गया अभी भी। हाँ हाँ दिख रहा है, चलिए। फिर हट गया। गया, ये भी लाइट की तरह आ जा रहा है। लग रहा है पोर्ट्रेट मोड लैंडस्केप पे कर रहा है ना, इसीलिए हट जा रहा है लग रहा है। ठीक है, मैं पोर्ट्रेट में ही रखने देता हूँ। नहीं, थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। ठीक है, दिख जाएगा अपने के पास। ठीक है। ठीक है, मैनेज हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो या दो से अधिक पहलुओं फैसेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है। तो देखिए फैसेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है, इंट्रा। ठीक है, सब्जेक्ट में होता है, यदि दो सब्जेक्ट रहेगा तब हम कहेंगे इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। जब दो मेन क्लास या दो सब्जेक्ट अलग अलग हो और उसको आपस में क्या कनेक्ट करते हैं, तब होता है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। लेकिन क्या एक मेन क्लास के अंदर, कोई भी मेन क्लास है जैसे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, उसी के अंदर एक फैसेट जो है, एक फैसेट और एक दूसरा फैसेट, मतलब दो या दो से अधिक फैसेट जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। ठीक है, अब समझ गए हो कि क्यों बना है। कि मान लीजिए दो सब्जेक्ट है, उसको आपस में, मान लीजिए कोई बुक है, उसकी टाइटल क्या है, सबसे मतलब दोनों को मिल के बना हुआ है, तो ऐसे के लिए एक फेज रिलेशन दिया जाता है, अलग साइन देके उसका बनाया जाता है नंबर। नेक्स्ट है 643, एक ही फैसेट के दो एकलों के बीच क्या संबंध है। तो इंट्रा इंट्रा एरे फेज एरे, रिलेशन। हाँ इंट्रा एरे फेज रिलेशन।
कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन टू आइसोलेट्स, ठीक है, टू आइसोलेट्स ऑफ द सेम फैसेट। एक सेम फैसेट में टू आइसोलेट है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। अभी समझाए थे कि एक फैसेट है उसके अंदर दो आइसोलेट है, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। किसी को दिक्कत ये दोनों क्वेश्चन में समझने में? एक बार और बोले। मतलब कह रहा है कि एक फैसेट में दो आइसोलेट, अभी दिखाए थे कि एक फैसेट में एक एकेडमिक लिखा हुआ था, एक स्कूल लिखा हुआ था, एक कॉलेज लिखा हुआ था। जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर क्या आएगा, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आया कॉलेज और स्कूल, ये दोनों क्या है, दो आइसोलेट हुआ एक फैसेट का, तो ये दोनों के बीच का संबंध क्या कहेगा, कहलाएगा इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ठीक। आप कह रहा है सीसी का छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित है, तो सीसी एक पुस्तक होती है, ठीक है, एक ही पुस्तक, हाँ, एक ही पुस्तक को क्या तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या होता है, रूल्स, दूसरा शेड्यूल, तीसरा सेक्रेट बुक, ठीक है, रूल्स, शेड्यूल एंड सेक्रेट बुक। रूल्स में तो रूल्स लिखा हुआ रहता है कैसे यूज करना है, शेड्यूल में क्या शेड्यूल दिया हुआ रहता है, जो टोटल जो 42 क्लासेस है उसका शेड्यूल दिया हुआ है, उसी से क्लास नंबर बनता है। और ये क्या है, धार्मिक, पुरानी धार्मिक, चेक कलर का शर्ट क्या? पहना है, काला व्हाइट, वैसा कोई ध्यान में नहीं है। ठीक, ये कह रहा है। इसके बाद तीसरा क्या होता है, जो धार्मिक ग्रंथें होती है, पुरानी पुस्तकें, उसको तीसरे पार्ट में रखा गया। उसमें क्या, उसका जो है ना रेडीमेड नंबर बना के दे दिया गया, ठीक है। मतलब जो तीसरा पार्ट में जो है उसमें क्या रेडीमेड नंबर बना दिया है, आपको फिर से अपने मन से जो क्या है रूल रेगुलेशन नहीं लगाना, वो और रेडीमेड नंबर दिया गया है, ये धार्मिक पुस्तकें सबकी बस लगा देना है। नेक्स्ट पढ़िए, हम ही पढ़े, रूल, शेड्यूल और सेक्रेट बुक, फैसेट। ठीक है। धार्मिक ग्रंथ है, रूल्स तो रूल्स लिखा हुआ है कि कैसे, जैसे कॉमन आइसोलेट्स को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, जो डिवाइसेस है उसको कैसे यूज करेंगे, मतलब जो मेन क्लासेस है शेड्यूल, उसको कैसे, रूल्स में तो रूल्स लिखा हुआ है। शेड्यूल में तो अभी बता दिए कि सबका नंबर दिया हुआ है, मेन क्लास का नंबर दिया हुआ है, फैसेट का नंबर दिया हुआ है, आइसोलेट का नंबर दिया हुआ है। जैसे अभी देखा है एकेडमिक लाइब्रेरी का क्या नंबर है, कॉलेज लाइब्रेरी का क्या नंबर, वो सब क्या है शेड्यूल के अंदर आता है, सेकंड पार्ट में। तीसरे वाले में जो है जो पुरानी पुरानी धार्मिक ग्रंथें हैं उसके बारे में दिया गया है, लेकिन उसमें क्या उसका रेडीमेड नंबर जो है ना पहले से बना दिया गया है, कोलन क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है उसका पहले से करके दे दिया गया है, ठीक। चलिए, सोनू कुमार कर दिए हैं, बहुत बढ़िया काम। क्वेश्चन दिख रहा है, दिख तो रहा है। अच्छा नहीं, हाँ, अच्छे से नेट, नहीं। तो अब जो है ना नेटवर्क कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर नहीं आएगा फिर कट करके ज्वाइन हाँ, कीजिए। ये अच्छा है। अब साफ है ये सर, किनका है, ये बहुत बहुत अच्छा आ रहा है सर। हाँ है, श्री गुरुकुलम। अरे नहीं, दूसरे नाम से है, दूसरे नाम से है। हम लोग को भी YouTube चैनल भी बता दीजिएगा। वही तो हम लोग हाँ भी सर, हम लोग को सब्सक्राइब बता करेंगे। दीजिए। बताएंगे जब बताएंगे कुछ दिनों के नहीं बाद। करेंगे PDF के लिए। अभी डायरेक्ट नहीं, थोड़ी ऐसे सर कुछ प्लानिंग कर रहे सर हैं। आपका क्लास है सर, रामाश्री गुरुकुलम, आपका एकदम वॉइस सेम है। ठीक है ठीक है, आप अरे भी नहीं बोलते हैं वो भी बोलते हैं। ठीक है जाके सब चेक बोलता है। अरे नहीं भाई, मेरा नहीं है वो, इतने फेमस हम नहीं है, ठीक है कि आप खोल सर्च के पे मिल देखिए जाएगी। सर, क्लास खत्म होने के बाद। होगा, कोई होगा, लेकिन हम इतने फेमस नहीं कि सर्चेबल में आ जाए मेरा चैनल। हम कोरोना के टाइम में बनाए थे, जब कोरोना खत्म हुआ तो फिर हम छोड़ दिए, 3-4 साल हो गया। कहाँ से वीडियोज है उसमें 170-180 वीडियोज है, लेकिन छोड़ दिए बनाना। सर अब तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नहीं है। चैनल का नाम बता दीजिए कम से कम। नहीं, बाद में चैनल का नाम बताएंगे। बता दीजिए सर। कम से कम अभी ऑन करेंगे सर, उसको अभी रनिंग में लाएंगे तब बताएंगे, अभी स्टेबल में है वो। हाँ हाँ, फ्रीज हो गया है। नेक्स्ट है, सीसी का छठा संस्करण कितने भागों में विभाजित है, वो तो बता ही दिए, 3 भागों में है। जी सर, 3 बार। हाँ, छठा एडिशन 1960 में आया, शेड्यूल 1960। नेक्स्ट
नेक्स्ट बढ़ाइए। हाँ, यूडीसी का पहला एमआरएफ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? एमआरएफ बताए थे, मास्टर रेफरेंस फाइल। ये क्या है? 1992। डीडीसी का कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है, ठीक है, डीडीसी का कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है। बोलता है कि यूडीसी का जो पहला एमआरएफ एडिशन था कब लॉन्च हुआ, कब आया, पब्लिश हुआ? 1992 में, 1960 में, 1999 में, 1992 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द लेटेस्ट एमआरएफ एडिशन जो है, मतलब लेटेस्ट वाली जो एमआरएफ एडिशन कब पब्लिश हुई बताइए? 2019 है, लेकिन एक्चुअल में इसका हो जाएगा दिसंबर 2018। तो इसको 18 भी कर लीजिए। हाँ हाँ, सर 18 ये क्या संस्करण है सर एमआरएफ का? किसका संस्करण सर? बीसी का टोटल जो है क्या शायद 5 है, देख लीजिएगा एक बार, 5 शायद, कंफर्म नहीं। तो इसका जो आंसर है 2018 है, ठीक है। दिसंबर 2018 है, तो कभी कभी लिख देता है दिसंबर वाला जो है उसको एक ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला लिख देता है कभी कभी डेट। तो 2018 भी सही आंसर है, 2019 भी सही आंसर है। तो नेक्स्ट है सीसी का छठा। एमआरएफ का पहला संस्करण 92 हो गया और लेटेस्ट 19 हो गया ना? 19 नहीं, 18 सर। क्वेश्चन में सर 2018 या 19 आएगा तब सर? तब 18 ही लिखिएगा। तो दिसंबर 2018 में बना है। क्वेश्चन नहीं आएगा सर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सीसी का छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट है जो वो रिप्रिंट हुआ छठा एडिशन, वो किस वर्ष? तो 1963 में बढ़ाइए। इसके बाद कह रहा है सीसी का जो डेप्थ एडिशन है, डेप्थ गहन संस्करण, मतलब डेप्थ संस्करण जो है किस वर्ष प्रकाशित? 2012 में। 2012। डेप्थ के संस्करण कहने का क्या मतलब? जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स का बी है सीसी में, लेकिन उसी में उसको क्या ब्रांच कर दिया है, तोड़ दिया है, अर्थमेटिक का नंबर अलग दे दिया, जियोमेट्री का अलग दे दिया, ठीक है, एडवांस, मतलब उसको क्या ब्रॉड कर दिया, ठीक है, ब्रॉड कर दिया। तो वही क्या हो गया? डेप्थ संस्करण हो गया, ठीक। जैसे पहले के जमाने में क्या मतलब पहले कैसे होता, मतलब पहले क्या होता था कि जैसे पहले क्या होता होगा कि मैथमेटिक्स इतना हम मतलब ब्रॉडली क्लासीफाई नहीं करते होंगे, देखते हैं हाँ मैथ की बुक है, रख दिए मैथमेटिक्स में। लेकिन अब क्या, मतलब जब से सीसीए बना उसको डेप्थ क्लासिफिकेशन और तोड़ दिए, अर्थमेटिक में तोड़ दिए, अर्थमेटिक के भी अंदर मतलब और आएगा तो टाइम एंड वर्क में तोड़ देंगे, परसेंटेज में तोड़ देंगे और ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन अभी तो इतना ब्रॉड नहीं है। सीसी में भी दिया हुआ है थोड़ी ना कि परसेंटेज का क्या नंबर है, वो सब का दिया हुआ है? नहीं दिया है, सिर्फ दे दिया है ज्योमेट्री का दे दिया, तो और ब्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। वही कह रहा है कि सीसी का डेप्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 2012 में। तो वही फिर नेक्स्ट नंबर है 650। सीसी के गहन मतलब डेप्थ संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? माला के द्वारा? नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसको ISI भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, माला क्या है? माला क्या है? माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। हाँ, ये 1928 में स्थापना है इसका। 1928 में बने, ठीक है। SRELS कब बना? 1961 में सर। 61 में। SRELS का फुल फॉर्म? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, इंडोमेंट है। शारदा उनकी 1961, शारदा उनकी वाइफ का नाम था, उनकी वाइफ और अपने नाम से वो बनाए हैं, ठीक है। DRTC से 1 साल पहले। हाँ, DRTC से 1 साल पहले। नेक्स्ट है नोटेशन को शॉर्ट हैंड। इसका आंसर डी होगा सर, इंडियन हाँ, स्टैटिस्टिक्स। हाँ डी होगा। नेक्स्ट है नोटेशन को शॉर्ट हैंड
साइन के रूप में किसने परिभाषित किया कि नोटेशन को कैसा किया, शॉर्ट हैंड के टाइप में? रिचर्डसन सर। रिचर्डसन के द्वारा। गहन संस्करण और डेप्थ संस्करण। डेप्थ संस्करण तो समझ में आएगा, गहन संस्करण क्या होता है सर? वही है ना, उसी का हिंदी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, डेप्थ इंग्लिश हो गया, गहन हिंदी हो गया। हाँ, एक इंग्लिश में लिख दिया, एक हिंदी में लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट है क्या पता थी, हाँ, शॉर्ट हैंड साइन। नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो रिचर्डसन ने। याद करने के लिए ऐसे कर देंगे, याद करने के लिए जो रिच लोग हैं क्या बहुत शॉर्ट साइन करते हैं, एकदम छोटा सा। ठीक है, शॉर्ट हैंड तो रिचर्डसन इसका आंसर। तो एकदम घसीट देते हैं। बस बस बस, तो रिचर्डसन का शॉर्ट हैंड साइन आंसर हो गया। अब आता है फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण योजना की विशेषता है, बताइए? डीडीसी। उस दिन बताए थे फोनिक्स शेड्यूल क्या होता है, कोई किसी को पता? पता नहीं सर। फोनिक्स क्या हुआ सर? जैसे फोनिक्स होता है कि हाँ, मतलब जैसे कोई भी मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए डीडीसी में, ठीक है, तो मान लीजिए कोई नए न्यू सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड मतलब क्या आ रही है, तो क्या करते हैं हम, पुराने वाले को क्या करते हैं, उसी में क्या एक पॉइंट डाल के उसी में लिख देते हैं दूसरा नंबर बिना डिलीट किए। ठीक है, हाँ, जोड़ देते हैं। मतलब उतना डिटेल नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा, फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण की योजना की है, डीडीसी है। ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा कि किसको कहते, मतलब क्या है, बस थोड़ा सा, और डीडीसी में जुड़ता है बस। नेक्स्ट है कोलन वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो पहले तो 7वां संस्करण कब पब्लिश हुआ? 1987 में। 7वां संस्करण कब आया? स्कीम है 1987 में। किसके द्वारा? रंगनाथन के द्वारा बनाया गया था कि उनके शिष्य के द्वारा? रंगनाथन द्वारा। नीलमेघन थे और साथ में दिए थे, हाँ, उनके साथ में। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये कैसा है? फुल्ली फ्रीली फैसेटेड है। ठीक है, जैसे देखिए एक चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है फुल्ली फ्रीली, लेकिन ये फ्रीली फैसेटेड स्कीम भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो सीसी है कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो तो खुद क्या है, एनोमरेटिव तो नहीं है, ए नंबर तो नहीं है, बी भी नहीं है, ऑलमोस्ट एनोमरेटिव भी नहीं है, सी ए रिजिडली फैसेटेड स्कीम है, सी डी हो सकता है। जैसे यदि पूछता कि कोलन वर्गीकरण क्या है, तो सी सी क्या है, रिजिडली फैसेटेड स्कीम, फ्रीली एसेटेड, तो सी डी आंसर दोनों सही होता था। लेकिन इसमें संस्करण पूछ लिया कि 7वां कौन है, तो 7वां आपको पता है कि रिजिडली तो नहीं है। रिजिडली कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीसरा। तो इसका एक ऑप्शन बचा है क्या, ए फ्रीली फैसिलिटेड स्कीम, या तो सर आप बताए थे फ्रीली फैसिलिटेड स्कीम तो 4, 5, 6 है, फुल्ली फ्रीली फैसिलिटेड 7वां है ना? हाँ, लेकिन ये मान लीजिए कि आपको एग्जाम में यही पूछ लेगा, तो ऐसा गलत तो नहीं है ना? मतलब फैसिलिटेड स्कीम तो सीसी है ही, ठीक है, फैसिलिटेड स्कीम है ही, लेकिन हम ऑप्शन को भी तो देखेंगे कि ऑप्शन में नहीं लिखा है फुल्ली फ्रीली फैसिलिटेड, तो कौन सा बेस्ट होगा? रिजिडली बेस्ट होगा कि फ्रीली वाला बेस्ट? रिजिडली तो होगा ही नहीं, रिजिडली तो होगा ही नहीं, रिजिडली होगा ही नहीं। तो ये भी देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि बेस्ट चॉइस चुनने के लिए सही रहे या नहीं, लेकिन चारों में कौन बेस्ट है ये देखना पड़ेगा। ठीक 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 है। कौन सा बुक है ये? नेक्स्ट है, कोई बता दो कौन सा बुक है? ये है अमित किशोर की 7500 वाली बुक है, 7500 प्लस या 5500 वाली में भी मिल जाएगी, अपलोड है ग्रुप में। कह रहा है डीडीसी का जो 19वां संस्करण है, 19th एडिशन जो है, किसके अंतर्गत आता है? एनोमेरेटिव के अंदर या नहीं? देखिए इस चीज को हम कितना बार बोले हैं, ऑलमोस्ट कोई एक होगा। देखिए एक चीज ऐसे याद रखिए कि एनोमेरेटिव और ऑलमोस्ट एनोमेरेटिव, एनोमेरेटिव मतलब हो गया कि एकदम पूरा रेडीमेड क्लास नंबर बना हुआ है, लेकिन डीडीसी नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा रहता कि रेडीमेड नंबर दिया गया है, तो फिर हम डीडीसी क्लासिफिकेशन सीखते ही क्यों सीखते? शेड्यूल देने का क्या जरूरी था? 4 वॉल्यूम क्यों दिए, टेबल क्यों दिए? जब अपने से चेंज ही नहीं कर सकते हैं तो वो तो वॉल्यूम 4 में रिलेटिव इंडेक्स दिया है, एक ही वॉल्यूम निकलता रिलेटिव इंडेक्स का, बस उसी को हम देख के बना लेते।
लेकिन 4 वॉल्यूम क्यों निकाला? क्योंकि टेबल दिया है, टेबल में क्या होता है, स्पेस एरिया सबके बारे में होता है ना, तो हम अपने मन से मतलब रूल के अनुसार क्या वहां से नंबर लेके बनाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम 4 देखिए, वॉल्यूम 4 में रेडीमेड नंबर है, मतलब एनोमरेटिव भी है, लेकिन क्या शेड्यूल और टेबल में भी क्या है उसका भी यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या, वो ऑलमोस्ट एनोमरेटिव है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, इसलिए डीडीसी क्या है, ऑलमोस्ट एनोमरेटिव है। ठीक, लेकिन एलसीसी वगैरह में क्या है और राइडर्स में क्या है, वो क्या एनोमरेटिव है। तो डीडीसी का 19वां संस्करण कौन सा हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट एनोमरेटिव। ऑलमोस्ट हाँ ठीक है। अब 20वां संस्करण क्या हो जाएगा, 21वां संस्करण, सब वही हो जाएगा, ऑलमोस्ट एनोमरेटिव। ऐसा थोड़ी कि 19वां ही सिर्फ होगा। कोई केवल इन्यूमरेटिव स्कीम है क्या डीडीसी का, कोई संस्करण? डीडीसी का कोई संस्करण इन्यूमरेटिव है? हाँ होगा, 1-2 वाला होगा, वो उसमें तो एक ही वॉल्यूम सब में आता होगा, तो जो 1-2 वॉल्यूम में जो आता होगा उस टाइम होगा, लेकिन जब 3 वॉल्यूम से आने लगा तब नहीं होगा। ठीक, तो आपको वही पूछेगा 19वां, 20वां, 21वां, 22वां। क्या सर डीडीसी का हमें लगता है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इनोमरेटिव है। अच्छा, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है जी, कहीं पढ़े नहीं है ऐसा कि पहला दूसरा एनोमरेटिव है ऐसे करके कुछ। हिंदी क्या होता है इन्यूमरेटिव का? हिंदी हिंदी तो बड़ा मुश्किल है, इन्यूमरेटिव स्कीम, इन्यूमरेटिव हमको मैंने देख होता के बताना, एक मिनट देख के बताना पड़ेगा हमको हिंदी इसका। होगा। फिर उसका हाँ, इधर उधर हो जाता है। नहीं नहीं, एनोमरेटिव मतलब होता है शुद्ध परिगणात्मक, और ऑलमोस्ट एनोमरेटिव का मतलब होता है लगभग परिगणात्मक, और फैसेटेड का मतलब होता है, ऑलमोस्ट फैसेटेड का होता है लगभग पक्षात्मक, बस। पक्षात्मक ना। ठीक है, तो लेकिन जो हिंदी में बनाइएगा मान लीजिए कि हिंदी ऑप्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आप थोड़ी एनोमरेटिव लिखा हुआ रहेगा, फैसेटेड लिखा रहेगा, उस टाइम दिक्कत होगी लैंग्वेज बार बार चेंज करने में। नहीं ठीक है, सर, ये चीज उसमें भी तो हिंदी आएगी। वही तो पूछ रहे हैं कि उसमें एनोमरेटिव थोड़ी ना लिखा रहेगा, उसमें वही लिखा रहेगा विवरणात्मक जो कुछ भी है, पश्चात्मक। अब बार बार क्या करना पड़ेगा। हाँ, उसमें इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं आएगा, टोटल हिंदी वही आएगा। तो दिक्कत है, क्योंकि वहां जो किया जाता है वो जो है बस गूगल ट्रांसलेट कर दिया जाता है और कलिष्ठ हिंदी आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में लिखित रखिएगा। और हाँ, तो जो भी है दोनों आ जाएगा। हम्म, आएगा वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे आप पहले सेलेक्ट करने के लिए देगा, आप हिंदी में क्वेश्चन चाहती हैं इंग्लिश में, मान लीजिए आप हिंदी में सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल क्वेश्चन एग्जाम तो आपको हिंदी। एग्जाम तो ओएमआर वाला होगा ना? एमआर वाला वो ये वाला है। पता नहीं, अब कंप्यूटर पे उससे पेपर में कटिंग में तो आया ही था ना, लिखित परीक्षा ऐसे कुछ। तो कंप्यूटर तो नहीं लगा ना तो सर। कंप्यूटर पे ही होता है ना, एस्टेट देखिए एक चीज बताइए, लिखित इंटरव्यू तो कहते ही है कि रिटर्न और इंटरव्यू, तो रिटर्न कहने का मतलब ये थोड़ी है कि ओएमआर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। ये कह रहा है एग्जाम हो रहा था, वो कैसे हो रहा है? बीपीएससी ले रही हो तो ऑनलाइन ही होगा। तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए हिंदी भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इंग्लिश ऊपर में तो ऑप्शन रहता है चेंज करने का लैंग्वेज। ऑप्शन रहता है हाँ, ऊपर में चेंज बस करने का। बस। तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, हिंदी सिलेक्ट कर ली है तो इंग्लिश देखने के लिए चेंज करना पड़ेगा, फिर हाँ अगला हाँ क्वेश्चन हाँ, तो हिंदी ही आएगा। करता ही है, समझ में नहीं लेकिन आता हिंदी मेरे तो इंग्लिश अनुसार करते मेरे हैं। अनुसार इंग्लिश सेलेक्ट दोनों करने में ही फायदा है। इंग्लिश सर। हम्म, सही है। ठीक है, ठीक है। आएगा फिर। लेना पड़ता है। रेलवे कैसा करता है, रेलवे में इंग्लिश चूज करने पे हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश हिंदी चूज हाँ करने पे हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। रेलवे में ये दिक्कत कहीं है। कहीं ऐसा ड्रामा इसमें ना कर दे, इंग्लिश के चक्कर में इंग्लिश ही रह जाए। नहीं बट स्टेट में नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, वैसे एसएससी वगैरह में भी एक ही बार आप चूज कर सकते हो। नहीं, हाँ, लेकिन चेंज तो कर सकते हैं ना एग्जाम के टाइम बीच में हाँ, ऊपर। नेक्स्ट, चलिए हटाइए।
नेक्स्ट पढ़ते हैं डीडीसी के 19वें संस्करण का पहला टेबल जो है, टेबल किस में है? पहला वॉल्यूम में है, फर्स्ट वॉल्यूम में है। तो टेबल 1 क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन है कि एरियाज है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। इसके बाद कह रहा है कि टेबल 2 में क्या है? एरियाज है। 3 में क्या है? डिवीजन। सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, ठीक है। हाँ, फोर्थ में क्या है? लैंग्वेज सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस है। 5 में क्या है? ग्रुप। सैनिक नेशनल ग्रुप। हाँ। 6 में क्या है? 6 में लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज डिवीजन ही कहें या मोर लैंग्वेज कहें, ठीक है। 7th में क्या है? ग्रुप ऑफ 7 वाला कहाँ ऐड हो गया? फर्स्ट में। लेकिन कोई टीचर पढ़ाते हैं कि 2 में ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन डीडीसी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, डीडीसी में दिया गया सूचकांक क्या कहलाता है? डीडीसी में जो इंडेक्स है उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, इंडेक्स में क्या रहता? अच्छा, इंडेक्स में क्या रहता है? रेडीमेड बनाया हुआ नंबर रहता है रिलेटिव इंडेक्स में, ठीक है। पहले से बनाया हुआ नंबर रहता है रिलेटिव इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त अंक एम्पटी डिजिट की अवधारणा किसकी सुविधा प्रदान करता है? बताइए, ऑप्शन क्या क्या आ रहा है? हॉस्पिटैलिटी, हाँ, हॉस्पिटैलिटी इन चेन, इंटरपोलेशन इन एरे, कहाँ गया? होगा वो इंटरपोलेशन वाला सर, वही बताए थे एक दिन आप, हॉस्पिटलिटी को इंटरपोलेशन बता रहे थे। समझ गए ना? मतलब इम्पटी, जैसे अभी मेरे पास है नहीं तो दिखाते इम्पटी कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 510 किसका नंबर है? जैसे मान लीजिए 510 शायद मैथमेटिक्स का है, याद नहीं आ रहा है। जैसे मान लेते हैं 510 मैथमेटिक्स की है, ठीक है। और 520 मान लीजिए उसकी है इंजीनियरिंग की या किसकी है, 520 केमिस्ट्री की है किसकी। जैसे 510 और 520 दिया हुआ है और उसके बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्यों? मतलब क्या, ये इम्पटी डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। क्या मतलब नया जो मान लीजिए मैथ से रिलेटेड कोई भी आता है, जैसे स्टैटिस्टिक हो सकता है कुछ भी, तो हम 510 की जगह 515 लिख सकते हैं। वही क्या इम्पटी डिजिट होता है। सर जैसे कि यूडीसी में नंबर 4 खाली है, तो वो सब वही हो जाए। हाँ, वही हो जाएगा इम्पटी डिजिट। ये क्यों दिया जाता है? इसलिए कि इन फ्यूचर भविष्य में कोई सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्या आ जाती है तो उसको वहां डाल देंगे, नहीं तो क्या पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। वही इम्पॉर्टेंट चीज होता है। ये क्या क्या कहता है? ऊपर का ऑप्शन क्या था, 1 नंबर का? आ रहे थे सर। तो हॉस्पिटलिटी मतलब क्या होता है? मेहमानवाजी, मतलब क्या कोई आ रहा है तो उसको अपनी जगह वेलकम कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग क्रमांक, ठीक है। वर्ग क्रमांक जिसको क्लास नंबर कहते हैं। क्लास नंबर में है क्या 22। आपको पता है कि PMEST जो है उसका साइन क्या उसके आगे लगता है, और पर्सनालिटी का साइन नहीं लगता है आगे। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मतलब देखने में अच्छा, हाँ, लेकिन वही पर्सनालिटी जो है 1 से ज्यादा रहेगा, 2 पर्सनालिटी रहेगा, 3 रहेगा, तो सबसे पहला वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, पहला का साइन नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा तीसरा सबके बीच में क्या कॉमा 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 लगेगा। पर्सनालिटी का साइन क्या होता है? कॉमा लगता है। इसी से आदमी, हाँ, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है आदमी की आगे नहीं लगता है, क्योंकि पर्सनालिटी में सिर्फ नहीं लगता है लेकिन सबका आगे लगता है। जैसे पीछे देखिए 41 जो है, 41 के आगे क्या लगा है? डॉट किसके लिए आता है? स्पेस के लिए। तो ये हम समझ जाएंगे कि 41 क्या है? स्पेस का है नंबर, ठीक है। जैसे इंडिया का नंबर क्या है? 44 है, ठीक है। तो इसी 41 किसी का होगा नंबर। एशिया के बाद किसका किसी का नंबर होगा 41? किसी का नहीं, बिहार का नहीं है, बिहार का तो 4435 है। आज ग्रुप में भेजे थे जो। जी सर। ठीक है, हाँ। तो ये क्या
किसी का होगा, मान के चलते एशिया का ही है, तो ये क्या है? 41 क्या है? स्पेस है कि टाइम है, क्या है? स्पेस है सर। स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 665 नंबर, उसमें 51 क्या है बताइए? एनर्जी है। हाँ, 51 नहीं देखना है, उसके आगे वाला देखना है। उसके आगे वाला क्या है? हाँ, कोलन। कोलन किसके लिए लगता है? कोलन। एनर्जी के लिए। तो एनर्जी ये के क्या लिए। है? एनर्जी है। नेक्स्ट है 46 क्या है? मैटर। मैटर है, मैटर हो जाएगा, मैटर के ठीक लिए। है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी जिसको समझ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक बार पूछ लेते हैं सबसे कि इसमें किसी को कोई दिक्कत कि कैसे एनर्जी हुआ, कैसे मैटर हुआ? पूरा बता दीजिए पूरा। जैसे पर्सनालिटी का क्या होता है नोटेशन? कॉमा। कॉमा। और मैटर का क्या होता है? सेमीकोलन। सेमीकोलन। और क्या एनर्जी का होता है? कोलन। कोलन। ठीक है। स्पेस का क्या होता है? डॉट। टाइम का क्या होता है? हाफ इन्वर्टेड होता है, कॉमा। हाफ इन्वर्टेड टाइम कॉमा। का हाफ इन्वर्टेड कॉमा के पहले कॉमा था ना। पहले की बात छोड़ दीजिए, अब पहले वाला थोड़ी पूछेगा। पहले तो डॉट ही दिखाते थे, ठीक है, लेकिन 6 जो है रिवाइज से क्या करने लगे? पहले टाइम के लिए भी डॉट ही आता था, ठीक ठीक। नेक्स्ट है किन विषय, थोड़ा ऊपर कीजिए तो क्वेश्चन। हाँ, किन विषय लगे, हाँ, किन विषय निर्माण पद्धति से जटिल विषयों का निर्माण किया जाता है? जटिल विषय करने का मतलब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो आपको हाँ, नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब मोड, हाँ, मोड ऑफ, जैसे रंगनाथन साहब ने कहे हैं कि जैसे आप लाइब्रेरी में बुक का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये नहीं कि कोई पुस्तक आया उसको क्या क्लासिफाई कर, पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये पुस्तक बनी कैसे है, ठीक है, बनी कैसी है ये भी जानना जरूरी है, किस विधि के द्वारा बनी है। तो कुछ विधि है विषय बनने का, तो इस क्वेश्चन को ही जो हम समझ लेते हैं, जो जो आया हुआ है। लैमिनेशन मतलब क्या होता है? पटलीकरण की पतलीकरण, क्या पटलीकरण कहते हैं हिंदी में? पटलीकरण। हाँ, पटली कलर। जैसे लैमिनेशन मतलब होता है जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पे आप क्या लैमिनेट कर देते हैं, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पे क्या कुछ परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसको लैमिनेशन कहते हैं। जैसे इसी तरह जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में बुक है, उसमें हम कहते हैं जियोमेट्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है, ठीक, मतलब जियोमेट्री लिख दे तो वो जियोमेट्री क्या है? उसका क्या है? आइसोलेट है, ठीक है, आइसोलेट ही है ना, मेन सब्जेक्ट के अंदर जो आ रहा है फैसेट, वो सब क्या आइसोलेट ही है। तो एक जो मेन क्लास के ऊपर आइसोलेट लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? लैमिनेशन हो जाएगा, ठीक। तो लैमिनेशन से क्या होता है? ये लैमिनेशन से जो सब्जेक्ट बनती है वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनती है, ठीक। कैसी बनती है? कंपाउंड सब्जेक्ट बनती है। अब फिजन मतलब तो ऐसे ही है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोग पढ़े हैं 9-10 क्लास में। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन मतलब तो दिख रहा है कि 2 भागों में हो गया, कट गया, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता है कि मतलब जैसे ऐसी कोई सब्जेक्ट जो हर सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक नया सब्जेक्ट बना दे, मतलब नया सब्जेक्ट क्या मतलब ये कहने का मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हर सब्जेक्ट के साथ ऐड हो सकता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड हो सकता है। जैसे हो गया रिसर्च, तो रिसर्च देखिए हर सब्जेक्ट की रिसर्च होती है, हर सब्जेक्ट की। मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट में मैनेजमेंट है। तो इस तरह की क्या होता है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से भी क्या कंपाउंड बनता है। और लूज असेंबलेज से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। लूज असेंबलेज कैसे होता है? जैसे अभी बताए थे फेज रिलेशन, बताएं, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेज क्या बोलते हैं, हाँ, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। तो उसमें क्या होता था कि दो अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट बोले या 2 मेन क्लास बोले, आपस में मिलके एक सब्जेक्ट बना देता था, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की कोई पुस्तक है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये इसको मैथ में रखें कि फिजिक्स में रखें। डिसाइड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। उसको तो भाई मैथ का भी स्टूडेंट खोजेगा, फिजिक्स। तो इस तरह का सब्जेक्ट जो बनता है वो कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है, जो कि लूज असेंबलेज से लूज असेंबलेज की कैसे बनती है? तो फेज रिलेशन, जो भी पुस्तक, से मिलाकर। हाँ,
जो भी फेज रिलेशन से बना हुआ सब्जेक्ट होता है वो क्या था, लूज असेंबलेज होता है, ठीक, समझ गए। तो वो कैसा बनाता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाता है। नेक्स्ट है डीडीसी का 18वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, बताइए। 18वां एडिशन कितने खंड मतलब कितने वॉल्यूम में वॉल्यूम प्रकाशित हुआ, 3 वॉल्यूम में, ठीक है। और 19वां एडिशन कितने वॉल्यूम में, 19 हाँ 19वां भी 3 में, और 20वां और 21वां 4 में 4 में, और क्या नाम था? 3 वॉल्यूम्स का क्या नाम था, एक तो होगा टेबल वाला, ठीक है, दूसरा होगा शेड्यूल और तीसरा होगा रिलेटिव इंडेक्स। जैसे 4 है ना, इसमें क्या हो गया, शेड्यूल 2 हो गया, 2 शेड्यूल हो गया, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में भी 2 शेड्यूल बन गई है, ठीक। नेक्स्ट है क्या है, हाँ 20वां 21वां में कितना वॉल्यूम, और 23वां में कितना वॉल्यूम, 23वां और 22 और 23 नेक्स्ट, हाँ 22 और 23 में वॉल्यूम 4 वॉल्यूम, ठीक है। एक बार 20वां 18 से क्लियर कर दीजिए, 18 से 23 देखिए क्लियर कर दीजिए। देखिए 18वां 19 में कितना, 3, और 20वां और 21वां में 4, 22वां 23वां में भी 4, ठीक है। सिर्फ हाँ 18 19 में सिर्फ 3, 20 21 22 23 में 4, ठीक। ऐसे वो कितना भी कर लीजिए कंफ्यूज हो जाएगा, एग्जाम के पहले देखना ही पड़ेगा, हो जाता है, भूल जाता है आदमी। नेक्स्ट है डाइकोटॉमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। डाइकोटॉमी कहने का मतलब जैसे इमैनुअल कांट। हाँ जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान जगत में क्या बहुत सारे, क्या पुस्तक नहीं, ज्ञान सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पूरे ज्ञान जगत को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको डाइकोटॉमी कहते हैं। ज्ञान जगत समझ रहे हैं क्या हो रहा है, हाँ जैसे यूनिवर्स में कितना नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, उसको क्या करते हैं 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे डीडीसी क्या करता है, टोटल जितने भी यूनिवर्स में सब्जेक्ट है उसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया, 00 से लेके 900 तक। इसी तरह डाइकोटॉमी में होता है क्या, पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने वाला कौन था, इमैनुअल कांत, ठीक, कांत। तो ऐसे भी याद रखना है, डाइकोटॉमी मतलब होता है 2, और कांत मतलब कांत मतलब कान, मतलब 2 कान, कान 2 होता है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइकोटॉमी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका कौन है, सबको पता है, डीवी। डे का मतलब होता है 10, ऐसे भी याद कर लेंगे, डीई ऐसे होता है TEN, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है डाइका और डेका में, तो देखिए बीच में क्या है, डी के बाद ई है, और 10 में भी क्या होता है, टी के बाद ई होता है, तो ऐसे याद रहेगा ये, हाँ डेवी में भी डी है, चलिए ठीक है। तो इसका हो जाएगा मेलविल डेवी। नेक्स्ट है पॉलीकोटॉमी। पॉलीकोटॉमी कहने का मतलब होता है कि बहुविभाजन, हाँ बहुविभाजन, पूरे इसमें 2 भागों में बांट दिया, इसमें 10 में, इसमें बहुविभाजन। जैसे सीसी में कितना है टोटल मेन क्लास, कितने भागों में विभक्त किया है, 41 42, ठीक है। हाँ तो उसको क्या है, पूरे ज्ञान जगत को 42 डिवाइड्स में क्या किया, काट। इसी को कहते हैं पॉलीकोटॉमी। पॉलीकोटॉमी का कौन दिया है सिद्धांत, बताइए। कटर, सीए कटर दिए हैं। हाँ सीए कटर, ऐसे याद रखेंगे, कटर काटने वाला से क्या बहुत होता सारे है, विभाजन, हाँ काटने के बाद बहुत हाँ। सारा डिवाइड हो जाता है उसमें। बस। नेक्स्ट है ट्री ऑफ पोफेरी, ठीक है, पोफेरी लिखा हुआ, हाँ ट्री ऑफ पोरीफेरी है, ट्री ऑफ पोरीफेरी, ठीक है। ट्री ऑफ पोरीफेरी, ट्री ऑफ पोरीफेरी किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, डाइकोटॉमी, हाँ। बुक था क्या सर? देखिए नहीं, बुक नहीं था, ये एक डायग्राम, नहीं सिद्धांत भी नहीं है। टेरिफोरी पर जैसे मतलब जैसे नहीं देखते थे आप लोग, देखे होंगे कि ब्रांच जैसा डायग्राम हम जब बनाते थे बॉक्स करके, तो एक ट्री जैसा बना देते थे, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कोई भी चीज को दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए डीडीसी के अंदर 10 भाग है,
तो एक लाइन ऊपर खींच दिए 10 कर दिए, इसके नीचे क्या 10 का 10 है, फिर एक लाइन खींच के 10 कर दिए। इस तरह से नहीं एक डायग्राम बना देते थे बॉक्स बॉक्स बना के। तो ये हाँ बांटते जाना ब्रांच के अंदर ब्रांच के अंदर हाँ, तो इसी तरह जो है ना, इसी तरह क्या है ये तो मार्केटिंग में चल रहा है कि एक लेफ्ट में जोड़िए एक राइट में जोड़िए, फिर वो अपने एक लेफ्ट जोड़ेगा एक राइट जोड़ेगा, वैसे ही दो दो का ब्रांच बनते जाता है। हाँ तो वो क्या इस तरह से ट्री की तरह दिखता था, ठीक है। वो जो था डायग्राम है फिलोसफिकल डायग्राम, वो क्या ट्री की तरह दिखता था, पेड़ की तरह। तो ये ऐसे याद कर लेंगे उसको, ट्री और पेरीफेरी दो है कि कितना है। तो देखिए पेड़ में कितना भाग, दो भाग, एक जमीन के अंदर भाग, एक जमीन के ऊपर भाग, ठीक है। जमीन के अंदर रूट भी कहते हैं ना। हेलो शायद इसको बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है ना। नहीं बनियान ट्री क्यों कहें, वो तो बरगद का पेड़ हो गया। ऐसा तो इसी को ट्री ऑफ पेरीफेरी को ही मतलब इसी को एक और नाम बनियान ट्री के नाम से भी शायद जाना जाता है। एक बार कोई सर्च करिएगा, हो सकता है, अरे कुछ भी नाम देते हैं क्या, ठीक है। तो ट्री और पेरीफेरी क्या है, डायकोटोमी है, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे, एक जमीन के अंदर एक जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर वाला रूट पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट। तो ट्री और पेरीफेरी कितना होगा, दो पार्ट, दो मतलब डायकोटोमी, ठीक है, DI वाला। नेक्स्ट है, बताइए। देखिए अभी एस्टेट के लिए उतना डीप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये एस्टेट क्लियर हो जाएगा तब BPSC के लिए थोड़ा डीप पढ़ेंगे, उससे अंदर इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे, थोड़ा और मजा लगेगा पढ़ने में और कॉन्सेप्ट। अभी मान लीजिए कि इसमें 200-250 क्वेश्चन है, तो ऐसे 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 250 ये 250 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट ऊपर की हमको नहीं लगता कि मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज लेने से फायदा है कि हाँ एक एक चीज को एकदम पूरा डिटेल में जान रहे हैं। मतलब फायदा तो है ही, जैसे एग्जाम पास करने के लिए बोल रहे हैं ये सब। कोई दिक्कत ना हाँ, क्योंकि हम भी जो है पूरा मतलब पढ़े हैं एक बार थ्योरी, लेकिन थ्योरी तो भूल जाता है इंसान, बाद में क्वेश्चन को ही रिपीट करना पड़ता है, कैसे क्या है, नहीं भूल ही जाता है कि क्या था नहीं था। जो भी आता है इसी रहेगा, वही बेस्ट हाँ, रहेगा। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद भी जो है ना क्वेश्चन रटना ही पड़ता है, रटना ही पड़ेगा जी। हाँ। लेकिन इस क्वेश्चन आने को बोल रहा है, तो ये मतलब आ रहा है क्या, सही है क्या अनुज? यूट्यूब के चक्कर में लोग बर्बाद है। TRE वाला भी एक्टिव होगा ना, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। चलिए जब आने का होगा तो आएगा, थोड़ी है कि सिर्फ बिहार के ही भरोसे इंसान है। KBS NBS EMI अभी एटॉमिक एनर्जी वाली वैकेंसी आने वाली कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में। आप KBS में NBS में? हम स्टूडेंट है। नेक्स्ट है कौन सा एग्जाम? एटॉमिक एनर्जी वाली जो सेंट्रल स्कूल है, एटॉमिक एनर्जी हाँ मुंबई में ही है, लेकिन इसका सेंटर बिहार नहीं देता है, जहाँ जहाँ उसका ब्रांच है, जैसे यूपी में सेंटर है वो सब। लगभग 20 पोस्ट आएगी, 20-22 पोस्ट। हाँ भाई 20-25 लाइब्रेरियन का सर। हाँ लाइब्रेरियन जी। रेलवे में 10 पोस्ट आया था। हाँ रेलवे वाला, उसका तो एग्जाम होने वाला है सितंबर में, क्या होगा तो सोचे भरा होगा। नेक्स्ट है UDC में फैसेट को संयोजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली फैसेट संकेतक इंडिकेटर्स है, कोलन, डबल कोलन, स्क्वायर ब्रैकेट, कोलन, डबल कोलन, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी? कोलन है सर, कोलन, डबल कोलन, ब्रैकेट। सभी होगा सभी होगा टोटल। ऐसे UDC उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। UDC से 1-2 क्वेश्चन CC है क्या? मेन DDC और CC है। कैटलॉगिंग से भी उतना अधिक नहीं पूछता है। ACR2 से तो मान लीजिए पूछ भी सकता है, CCC से बहुत कम पूछता है। कोलन क्लासिफिकेशन और सर DDC। हाँ कोलन और DDC बहुत इंपॉर्टेंट है, UDC उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट के बहुत कम।
कब पहला लॉन्च हुआ एडिशन, उसका कौन है फाउंडर? बस बस, बहुत ज्यादा यूडीसी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नहीं तो सिम कार्ड कैटलॉग में ACR2 यूज होता है, तो ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछता है। हाँ, ACR2 से ज्यादा पूछता है, CCC फिर कम पूछता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान, जिसको स्पेस साइंस कहते हैं, किस तरह के विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें बताइए, एग्लोमरेशन है, क्लस्टर है, डिस्टिलेशन है या फ्यूजन है? अंतरिक्ष विज्ञान क्लस्टर आएगा। क्लस्टर किसको कहेंगे? हाँ, जैसे, हाँ जैसे मतलब बहुत सारा चीज है बिखरा हुआ, ऐसे समझते हैं वो, कि बहुत सारा चीज बिखरा हुआ, छोटा छोटा इधर इधर, सबको समेट लेना और एक सब्जेक्ट बना देना, वही क्लस्टर हो गया, ठीक है। क्लस्टर में और कौन कौन सा आ जाएगा? सर ऐसे तो फ्यूजन भी हो सकता है ना, ऐसे क्यों क्लस्टर ही होगा? फ्यूजन में भी कहते तो हो, बहुत फ्यूजन सारा में चीज तो, मिल जाता तो देखिए फ्यूजन में समझ रहे हैं, फ्यूजन में क्या होता है, दो मेन क्लास आपस में मिलके एक बनाता है, ठीक है। जैसे इसमें और केमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री दोनों के बारे में बायोकेमिस्ट्री, समझ, दो मेन क्लास मिलके बनता है फ्यूजन में। मिलता तो है सबका, देखिएगा एक ही, सबका एक ही दिखेगा कि दो में मिल गया तो दो में विभक्त हो गया, लेकिन सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टाइज है, समझे। जैसे क्रिस्टलाइजेशन का, जैसे देखिए ये समझिएगा ऐसे कि मतलब बहुत सारा चीज बिखरा हुआ है, इसको मिलके समेट लेना, ठीक है। जैसे स्पेस साइंस, स्पेस साइंस मतलब अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में जान रहे हैं, अंतरिक्ष में बहुत, हाँ मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए अंतरिक्ष विज्ञान तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन अंतरिक्ष में तो बहुत सारा चीज है, उसको मिला के एक सब्जेक्ट बना दिए तो क्लस्टर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज बताइए, साइनोलॉजी क्या किसको बोलते हैं? साइनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, साइनोलॉजी, निपोनोलॉजी, ठीक है। ये SINOLOGY, साइनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, निपोनोलॉजी आता है एग्जाम में। तो साइनोलॉजी कहते हैं चाइनीज स्टडी को। मान लीजिए चाइना में क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, उस टोटल मिला के क्या एक साइनोलॉजी, एक क्या सब्जेक्ट ही बना दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? चाइनीज स्टडी को साइनोलॉजी कहते हैं। एक होता है निपोनोलॉजी, NIPONOLOGY, निपोनोलॉजी है जापानीज स्टडीज है, समझे, जापानीज स्टडीज है, हाँ वो सब क्लस्टर में आ जाएगा। फिर गांधीयाना, मान लीजिए कि गांधी जी का जितना भी मतलब उनका जो है, जो घटना घटा है, ये उस सब पे क्या, हाँ उस सबको मिला के क्या गांधीयाना बना दिए, ठीक है। छोटा छोटा चीज मिला के एक बना, वो सब क्या हो गया? क्लस्टर हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर क्लस्टर को पहले सब्जेक्ट बंडल कहते थे ना? हाँ, सब्जेक्ट बंडल जो है रंगनाथन ने दिए थे, ठीक है, 1960 में उनको रंग नील मेघन ने 1973 में क्या नाम दे दिया? क्लस्टर दे दिया, ठीक। नेक्स्ट है, क्या है? हाँ, आसवन या डिस्टिलेशन प्राथमिक बुनियादी विषय प्रकार एक का उदाहरण। अभी बताए थे डिस्टिलेशन किसको कहते हैं? ऐसे याद रखिए कि डिस्टिल वाटर, मैनेजमेंट इसका होगा ना? हाँ ऐसे याद करने के लिए, जैसे बताया डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। मान लीजिए कि डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर, उसमें हम क्या कुछ भी मिला के पी लेते हैं, ठीक है, उस सबके साथ मिल जाता है, मतलब होगा, ठीक है। हाँ, तो मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो सबके साथ मिल जाए, मतलब सब सारे सब्जेक्ट को इसका यूज हो, ठीक। जैसे मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, तो सब चीज की रिसर्च, सारे सब्जेक्ट की मैनेजमेंट, सब चीज की रिसर्च, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति के मुख्य प्रभावक विकास करता है कौन? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हैंड्स ऑन, ये कब बना था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन? 1800, बताइए कोई। 1800 ईस्वी में? नहीं, 1904 में हैंड्स ऑन के द्वारा। 1904 में हुआ था। 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, बताइए, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है, इसको हम BSO के नाम से भी जानते हैं, BSO, ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग प्रणाली। इनमें से क्या है? कैटलॉगिंग सिस्टम है, इंडेक्सिंग सिस्टम है, एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम है, या क्लासिफिकेशन सिस्टम है?
ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या है बताइए? सिस्टम ये क्लासिफिकेशन के लिए है। जैसे ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग कहने का ये मतलब है, जैसे मतलब वर्ल्ड वैश्विक ज्ञान को, जैसे मतलब जो वर्ल्ड में ज्ञान है वर्ल्डली, उसको क्या व्यवस्थित करने का हाँ हाँ, तो उनको क्या व्यवस्थित करने का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन थी, मान लीजिए वर्ल्ड वाइड जितना भी वो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको एक फ्रेमवर्क में ले आते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन कैटलॉग हम बना रहे हैं, तो क्या करते हैं यूनियन कैटलॉग में? बड़ी बड़ी लाइब्रेरी क्या करती है, आपस में मिलजुल कर एक यूनियन कैटलॉग बनाती है, मतलब उसको भी क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग किससे संबंधित है? क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन को क्या हिंदी में कहते हैं? वर्गीकरण से। नेक्स्ट 681। बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्या? किसी को नींद आ रही है? नहीं सर, नींद नहीं आ रही सर। नेक्स्ट है स्टेट का भूत सवार है, किसी को नींद नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को FID और यूनेस्को द्वारा किस वर्ष स्वीकृत? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को कौन बनाया? तो FID बनाया और यूनेस्को दोनों मिलके बनाया है। कब बनाया? 1988 में, 1978 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन है, सब डिवीजन है, टेबल्स है, या एड टू मेमोरी है? मेमोरी टू मेमोरी है सर, एड टू मेमोरी। हाँ, तो निमोनिक्स किसको कहते हैं? निमोनिक्स किसको कहते हैं? वो याद करने के लिए जो बनाते हैं ना, हाँ 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 हाँ, सही बात है। रिमेम्बरिंग, जैसे मतलब अपने से नहीं, जैसे अभी हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि कटर वाला को काट काट के, ये सब क्या निमोनिक्स ही है ना? याद करने के लिए मतलब एक छोटा सा कुछ क्लू बना लिए, ठीक है। हाँ, छोटा सा, जैसे याद करना जो है ना। हाँ, जैसे विविग्योर सब वगैरह क्या है, वो सब हम क्या बना, निमोनिक्स टाइप से बना लेते हैं। तो ये क्या याद करने के लिए, तो निमोनिक्स एड टू मेमोरी। नेक्स्ट है सर FID और यूनेस्को वाला कौन सा ईयर था? क्या 1895 में FID? अच्छा, इसका आंसर ये पूछते हैं, 1978। ओके। नेक्स्ट है गणनात्मक वर्गीकरण, जिसको एन्यूमरेट, आवाज किसी का कर रहा है माइक, पता नहीं किसका। हाँ, नहीं जा रहा आवाज ठीक से? आ रहा है आवाज, आ रहा है। माइक की आवाज आ रहा है। कंसलेशन कर लीजिए। लिखा तो नहीं आ रहा है, क्या है पता नहीं। आशुतोष का राइट है, कह रहा है गणनात्मक वर्गीकरण, जिसको एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या है बताइए? आप आंसर खुद पढ़ के बताइए। एनुमरेटिव रेडीमेड क्लास नंबर, कौन सा नंबर आंसर होगा इसका? प्रोवाइडिंग डी नंबर, होगा सर, डी नंबर, ठीक है। एनुमरेटिव मतलब हाँ, रेडीमेड क्लास नंबर। नेक्स्ट ऊपर कीजिए। समुद्र विज्ञान। हाँ, जैसे समुद्र विज्ञान है। ओशियोनोग्राफी कौन सा है बताइए? आप खुद से आंसर बताइए। ओशियोनोग्राफी क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान इसमें भी तो है, क्लस्टर हो जाएगा। क्लस्टर है कि समुद्र के अंदर जितना भी चीज है उसी को क्या एक बना दिए, एक सब्जेक्ट बना दिए हैं कि अंदर कैसे के कौन सी घटनाएं हो रही है, महासागरीय भूकंप वगैरह, वो सब क्या मतलब वो सब क्या एक मिला के एक सब्जेक्ट बना दिए हैं, तो उसको क्लस्टर कहेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, एवं सामाजिक विज्ञान, जो सोशल साइंस। क्या 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 इशू होगा, सबको तो आवाज आ ही रहा है। एक बार कट करके फिर से ऑन कीजिए, ठीक है। जैसे कह रहे हैं हम कि नेचुरल साइंस, सामाजिक विज्ञान विषय किस प्रकार के विषय के निर्माण की विधि है? लैमिनेशन है, एग्लोमरेशन है, फ्यूजन होगा। फ्यूजन। अच्छा, एक चीज बताइए, फ्यूजन तो मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, तो सोशल कुछ सब्जेक्ट है क्या? नो सर। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट, लेकिन सोशल तो कोई साइंस नहीं है।
तो नहीं सोशल साइंस को मिला के जैसे जैसे मान लीजिए तो सोशल फ्यूजन कैसे होता है, जैसे बायो और केमिस्ट्री मिलके क्या बायोकेमिस्ट्री बनाता है, ठीक है। ओके तो ये फ्यूजन के अंदर आता है। लेकिन जैसे मान लीजिए नेचुरल बनाएगा सर। कौन सा, एग्लोमरेशन ये एग्लोमरेशन बनाएगा। जैसे सोशल साइंस हुआ, ह्यूमैनिटीज हुआ, नेचुरल साइंस, वो सब क्या एग्लोमरेशन बनाता है। ऐसे विषयों को एक साथ रखना, ठीक है, ऐसे विषयों को एक साथ रखना जो स्वतंत्र है, बस किसी कारणवश उन्हें एक साथ अध्ययन या संग्रह में लाया गया है, ठीक है। ठीक है नहीं समझे कि समझाए फिर से? और सर एक बार चलिए फिर से समझा दीजिए। ऐसे सर जैसे सोशल साइंस लिखा है तो उसमें तो फिजिक्स जैसे देखिए सॉरी ज्योग्राफी ऐसा, हाँ सोशल साइंस में ऐसा देखिए, लेकिन वो अलग अलग अगर कर देंगे तो सामाजिक थोड़ी ना कोई पेपर है। हाँ जैसे देखिए मान लीजिए सोशल साइंस के अंदर क्या क्या आ सकता है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी वो सब भी आ सकता है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, मतलब क्या क्या लग रहा है कि एक छोटे सबको मिला के एक सब्जेक्ट बना दिए। देखिए आप क्लस्टरिंग में भी यही हम बात बोले कि छोटे छोटे चीज को मिला के बना दिए, लेकिन छोटे छोटे चीज उसमें क्या था, गांधीयाना के अंदर गांधी जी के जो है वो क्या एक सब्जेक्ट था, नहीं था ना, उस सबको मिला के एक सब्जेक्ट बना दिए। लेकिन इसमें सोशल साइंस के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, फिर आपका हो गया एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सब क्या एक सब्जेक्ट है, एग्जिस्ट करता है सब्जेक्ट, लेकिन सबको मिला के क्या सोशल साइंस बना दिए। तो ये एग्लोमरेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, विषय किस प्रकार के विषय निर्माण विधि का उदाहरण है। तो रिसर्च, हाँ डिस्टिलेशन हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, आईआर हो गया जिसको इंटरनेशनल रिलेशन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, कैलकुलस हो गया, वो सब क्या है इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है पी नोट्स का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है। पी नोट्स यूडीसी के लिए टीसी, यूडीसी, बीएसओ या एलसीसी। अरे नया चीज सुन रहे हैं। यूडीसी के लिए आता है ना, पी नोट्स क्या आता है, यूडीसी। देखिए जैसे एक सुने होंगे आप लोग एस नोट सुने हैं, एस नोट, टी नोट। एस नोट्स तो बायोलॉजी में है। हाँ जैसे पी नोट क्या हो गया, जैसे एक गाइडलाइन है क्लासिफायर के लिए, जो क्लासिफाई करता है, जो क्लासिफिकेशन करता है, उसके लिए एक गाइडलाइन है कि भाई आपको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कहाँ से नंबर उठाना है, ये सब, ठीक है। यही क्या पी नोट्स है, एक गाइडलाइंस है। जैसे टी नोट क्या होता है, टेबल का नोट होता है कि आपको टेबल का यूज कैसे करना है, जो टेबल है 7, 6 जो भी है उसका टेबल का यूज कैसे करना है, वो क्या होता है, टी नोट कहलाता है क्या। जैसे होता है एक एस नोट होता है जिसको स्कोप नोट कहते हैं, स्कोप नोट जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो स्कोप नोट। तो स्कोप नोट में क्या होता है, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या अंदर लेना है, क्या छोड़ देना है, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। इतना डीप नहीं जानना है, बस इतना याद रखना है कि पी नोट किसके रिवीजन के लिए होता है, यूडीसी के लिए, ठीक है। तो यूडीसी में आता है? नहीं भाई, पी नोट वाला सब यूडीसी में कहाँ आएगा। जैसे एस नोट हुआ या टी नोट हुआ, ऐसा करके। स्कोप नोट तुम आपका सीसी में भी आता है, स्कोप नोट, ठीक। आप देखिएगा कौन क्लासिफिकेशन निकाल के उसमें स्कोप नोट रहेगा। इतनी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इतना याद रखिए, पी नोट्स किस में आता है, यूडीसी में। पी नोट्स क्या है, एक गाइडलाइन है, एक क्या है, गाइडलाइन है किसके लिए, क्लासिफायर के लिए, कि आपको क्लास नंबर कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, कहाँ यूज करना है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नेक्स्ट है जैसे नोटेशन, हाँ तो वही क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। फोनिक्स शेड्यूल किसके लिए आया था, डीडीसी का। नेक्स्ट आता है सीआरजी का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। सीआरजी का फुल फॉर्म क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कब बना था, 19 कब बना था, नहीं 1952 में, 52 में।
अब आता है एक चीज, ऑस्मोसिस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस किससे संबंधित है? रिकलिसिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब तो हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं, रिक्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? दोबारा क्लासिफिकेशन। हाँ, रिपीट करना। इनको दोबारा क्लासिफाई करना। क्यों? एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि आप जो क्लास नंबर बनाती हैं, कॉल नंबर लिखती हैं उसको, ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि आप जो क्लास नंबर बनाती हैं, कॉल नंबर लिखती हैं, उसको क्या पेन से लिखा जाता है कि पेंसिल से लिखा जाता है? पेंसिल से। पेंसिल। हाँ, पेंसिल से इसलिए लिखा जाता है, लिखते हैं कि उसका रिक्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है, तो हम क्या इजिली उसको मिटा दें। रिक्लासिफिकेशन मतलब जैसे अभी देख रहे हैं ना, डीडीसी में ही क्या हुआ, 22वां एडिशन आया, उसका क्या 23वां फिर आया, मतलब क्या अब रूल्स में क्या अपडेट हो रहा है हर चीज। या मान लीजिए किसी की लाइब्रेरी है, कोई सीसी अभी यूज कर रहा है, अब उसका मन कर या नहीं हम डीडीसी यूज करेंगे, तो क्या वहां पर क्रॉस काटेंगे? नहीं ना, पेंसिल से लिखेंगे, उसको मिटा देंगे, तो वही हो। हाँ, इरेज करके, तो उसी को क्या कहते हैं? रिक्लासिफिकेशन करना, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सर गायब हो गया सर, पेज नहीं आ रहा है। रहने दे यहीं तक क्या? नहीं सर, करवाइए अभी 11। कल जाना है सर आपको? कल जाना नहीं, है? हमको कहीं करवाइए सर। 12 बजे तक करवा दीजिए। स्क्रीन कोई नहीं जा रहा है, करवाइए। स्क्रीन पे शेयर कीजिए। हो गया। लेकिन थोड़ा वही छोटा आएगा। डाउनलोड कर। हाँ। कौन सा नंबर है? 691। 691। हाँ, कोलन वर्गीकरण में इनमें से किसके लिए शेड्यूल प्रदान किया गया है? ठीक है, तो कोलन क्लासिफिकेशन में किसके लिए शेड्यूल दिया गया है? तो एसीआई के लिए दिया गया है कि पीसीआई के लिए दिया हुआ है? किसके लिए दिया गया है शेड्यूल? पीसीआई के लिए दिया गया है। ठीक है, एसीआई जो लगता है, कहाँ लगता है एसीआई? अब तो पता है, कॉमन आइसोलेट उस दिन बताए थे कि बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कि ये भी कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारी सब्जेक्ट है जिसको हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि किस क्लास में जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसको तो जनरलिया में भी डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जनरलिया में किस टाइप का डालते हैं? जैसे एक से एक सब्जेक्ट टाइप है, लेकिन कोई मान लीजिए कोई एक टाइटल है, जैसे टाइटल क्या, कोई बुक है, डिक्शनरी, तो बहुत दिक्कत हो जाता है कि इसको किस में डालें। सर वो पेज नहीं दिख रहा है। जयसवाल जो है हटा दीजिए अपना। ये सोनू से कोई है, वो अच्छे से दिख रहा है। वो अच्छे से दिख रहा है हमको। हाँ, तो ये कह रहा है, क्या बात हो गया भाई? कौन सा पार्ट है? हाँ, कोलन वर्गीकरण में किसके लिए शेड्यूल प्रदान किया? तो कॉमन आइसोलेट किसको कहते हैं? कि मतलब ऐसे ही, मतलब जो सब्जेक्ट जिसका डिसाइड नहीं कर पाते, जैसे हो गया पीरियोडिकल। ठीक है, पीरियोडिकल, और एक चीज पीरियोडिकल, और एक ये चीज भी कह सकते हैं, जैसे एटलस हुआ, डिक्शनरी हुआ। तो डिक्शनरी क्या सब चीज की डिक्शनरी होती है? ठीक है, लाइब्रेरी की डिक्शनरी, मैथ की डिक्शनरी, तो वो सब चीज में यूज होता है, तो इसलिए इसको एक अलग ही कैटेगरी में बना दिए। या ये भी कह सकते हैं कि उसको डिसाइड नहीं कर पाए कि किस में डालना है, तो उसको अलग अलग एक कैटेगरी में रख दिए, तो उसको क्या कॉमन आइसोलेट कह दिए। तो दो तरह का आइसोलेट होता है कि एसीआई और पीसीआई, एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, और दूसरा होता है पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एसीआई जो है बिना नोटेशन का लगता है, उसमें कोई चिन्ह नहीं लगता है। वो कहाँ लगता है? स्पेस के पहले या स्पेस के बाद या टाइम के पहले। ठीक है, और पीसीआई कहाँ लगता है? पर्सनालिटी में लगता है और एनर्जी में लगता है। ठीक है, तो इसके लिए पीसीआई के लिए अलग से शेड्यूल बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीसीआई, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट नहीं आया तो ये वाला समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया।
उसको हम अपना किसी दिन, किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, किसको, क्या नाम है? तो समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको हम समझा देंगे फिर से कभी, ठीक है, आप याद दिलाइएगा। अच्छा, क्योंकि अभी मेरा स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है ना, तो हम बताते हैं ना कि कैसे क्या करना है। एक बार और रिपीट कर, एक बार और रिपीट। डेली क्लास लेते हो क्या? लाइट है, लाइट है, हम जल्दबाजी में अपना क्या आईडी को ही ब्लॉक कर दिए, अब करना पड़ेगा ना, बैन कर दिए हम अपनी आईडी को। नेक्स्ट है, इसको बाद में समझा देंगे। और कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बहुत लोगों को क्या? जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैथमेटिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है, वो सब क्या है, लाइब्रेरी साइंस की बुक है, ये सब डिसाइडेबल है कि किस सब्जेक्ट की बुक है। लेकिन मान लीजिए आ गया डिक्शनरी, ठीक, पीरियोडिकल, एटलस, बायोग्राफी, ये सब पता चल रहा है। अच्छा, आपको दे दें हम कि लीजिए बायोग्राफी की बुक है, ये एटलस है, तो आप किस में रखिएगा, किस सब्जेक्ट में रखिएगा? हिस्ट्री में रखिएगा कि फिजिक्स में रखिएगा? नहीं रख पाइएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम एक अलग क्या किए हैं, पेज बना दिए हैं, उसी में लिख दिए, ठीक, एक अलग से शेड्यूल बना दिए, उसमें लिख दिए, ठीक। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या हर चीज में यूज होता है, सब सब्जेक्ट की अलग अलग डिक्शनरी होती है, मैथमेटिक्स की अलग डिक्शनरी होती है, तो ये कि सब में यूज हो रहा है। तो यदि हम सब इसका नंबर हर जगह लिखने लगे कि मैथ की डिक्शनरी का ये नंबर, फिजिक्स की डिक्शनरी का ये नंबर, केमिस्ट्री की डिक्शनरी का ये नंबर, तो बहुत बड़ा शेड्यूल नहीं हो जाएगा, 4 वॉल्यूम की जगह 6 वॉल्यूम आने लगेगा, 8 वॉल्यूम आने लगेगा। तो हम क्या किए, ऐसे सब्जेक्ट को, मतलब ऐसे टॉपिक को जो भी बोलिए उसको हम क्या किए, एक अलग लिस्ट बना के डाल दिए, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ, क्या बोल सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे ये भी एक चीज है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया क्या है बताइए तो, कोई बताइए तो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडिया क्या है? पर्सनैलिटी है कि मैटर है कि एनर्जी है कि स्पेस है कि टाइम है? इंडिया स्पेस है। इंडिया, इंडिया क्या है, स्पेस है। लेकिन हम कह देते हैं इंडियन हिस्ट्री। अब बताइए तो इसमें इंडियन और हिस्ट्री क्या है, इंडियन क्या है? पर्सनालिटी हो जाएगा ये। हाँ, इंडियन क्या हो जाएगा, कैसी पर्सनालिटी होगी? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडिया तो हो गया स्पेस, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में हो गया, तो इसके लिए देखिए इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पी ले की एम ले की ई ले के एस ले, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंडिया की दे देते हैं, इंडिया का नंबर 4 को, इसके बाद जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हम कहाँ से लेते हैं, कॉमन आइसोलेट से लेते हैं। अब समझे? जी सर। वो देखिए प्रैक्टिकल कीजिए, इतनी मतलब जब तक बोर्ड पे नहीं समझाया जाए नहीं समझ में आएगा। पीसीआई का बता दीजिए, एलसीआई। तो वहाँ का हिस्ट्री सीसी बुक में रहेगा, सीसी बुक में रहता है सर, उसमें उससे होगा। हाँ ठीक है, तो ज्यादा नहीं समझिए, बस इतना समझ लीजिए कि एसीआई पीसीआई समझ गए ना, कि ऐसी सब्जेक्ट जिसको डिसाइड नहीं कर पाए उसको अलग लिस्ट में लिख दिए, तो उसको हम एसीआई पीसीआई कहें। अब उसमें भी 2 तरह का हो गया, एसीआई का फुल एंट्रोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एसीआई जो होता है वो क्या बिना नोटेशन का लगता है, जैसे पी में क्या लगता है, कोमा लगता है, एम में सेमीकोलन, लेकिन एसीआई में कोई भी साइन नहीं लगता है। और कहाँ लगता है, स्पेस के आगे या पीछे या टाइम के पहले, ठीक है। इसका हम भेज देंगे फोटो, इसके एग्जांपल 2-4 लिखे कैसे। पोस्टराइजिंग क्या है, तो आंसर क्या होगा कोलोन क्लासिफिकेशन में, शेड्यूल? उसमें पीसीआई होगा, पीसीआई के लिए शेड्यूल दिया गया है अलग से, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए। और पीसीआई में क्या होता है, पीसीआई में क्या होता है, उसका जो लगता है सिंबल के साथ लगता है, पर्सनालिटी और एनर्जी के साथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पीसीआई। पीसीआई के लिए क्या शेड्यूल अलग से दिया गया है कोलन क्लासिफिकेशन में। के पीछे ना ऐड किया जाता है सर, बताएंगे सब्जेक्ट के पीछे, हाँ, मेन और क्लास के एसीआई को पीछे, आगे, हाँ एसीआई को आगे, एसीआई को आगे यूज करते हैं, स्पेस के आगे या स्पेस के, हाँ
स्पेस के आगे, या ऐसे उतना नहीं पूछता है कि कहाँ लगेगा नहीं लगेगा। आपको एसीआई में जो 2-4 हम भेजे हैं क्विज में, पीरियोडिकल का क्या नंबर है, तो एम नंबर है। एसीआई पीसीआई को क्या स्मॉल लेटर में लिखते हैं। पूछेगा तो बस वही पूछेगा कितने तरह के आइसोलेट है, फुल फॉर्म क्या है, और एसीआई में पीरियोडिकल का क्या नंबर है, एटलस का क्या नंबर है, बस उतना ही पूछेगा और नहीं पूछेगा। समझ गया? ठीक है ये नहीं पूछेगा कि आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, कि वो सब नहीं पूछेगा। वो सब प्रैक्टिकल की चीज है, थ्योरी वाली चीज नहीं है वो। नेक्स्ट है प्रोग्लेमेनट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तीसरा संस्करण के लेखक कौन है बताइए? ऐसा रंगाथन। ऐसा रंगनाथन के द्वारा ही लिखा गया है। 1937, 1937, 1957, 1967, ठीक है। प्रोग्लेमेनट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है तीन ही संस्करण है इस। नेक्स्ट है श्रृंखला प्रक्रिया, जिसको चेन प्रोसीड्यूर कहते हैं, में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि, जिसको CIE कहते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री कहते हैं, निम्न में से प्राप्त होती है। देखिए ये भी जो चीज है ना, वो भी इतना आसान नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये कैटलॉगिंग में काम होता है। आंसर होगा ना? हाँ, तो इसको हम आप थोड़ा बहुत समझा देते हैं, यदि समझ जाइए तो समझ जाइए। थोड़ा सा देखिए, चेन प्रोसीड्यूर पता है किस लिए किया जाता है? चेन प्रोसीड्यूर को आज तक कोई किए होंगे, जो प्रैक्टिकल किए होंगे वो तो बनाए ही होंगे। तो बताइए। जैसे देखिए, चेन प्रोसीड्यूर क्या होता है? जैसे कैटलॉग बनाने के लिए हम, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है, या मतलब एक टाइटल है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद कुछ ईयर दे दिया है 1945 से लेके 1955 तक, ठीक है। तो कोई ऑथर, मतलब कोई यूजर आ रहा है, तो वो किस किस चीज से एक पुस्तक को खोज सकता है? ऐसा तो नहीं है कि सबको पता है। जैसे मान लीजिए और कोई चीज बुक अच्छी सी बताइए, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन, तो बहुत को पता नहीं कि कोलन क्लासिफिकेशन नाम है। जैसे लाइब्रेरी साइंस है, आप गए हैं, कुछ नहीं पता है, आप बोलिएगा कि लाइब्रेरी साइंस की बुक दीजिए। कोई पूछेगा, कोई बोलेगा कोलन क्लासिफिकेशन की बुक दीजिए, कोई बोलेगा हमको ऐसा रंगनाथन की बुक दीजिए, कोई पब्लिकेशन से पूछ लेगा, कोई पूछ लेगा ईयर के अनुसार पूछ लेगा, ठीक है। तो किस किस क्या क्या पहलू हो सकता है एक पुस्तक को खोजने के लिए, वही चेन प्रोसीड्यूर में आता है। कि जैसे मान लीजिए जो हम बनाते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, तो उसका सब अलग अलग कैटलॉग बनता है। कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई ऑथर के नाम से खोज रहा है, तो ऑथर के लिए एक अलग कैटलॉग बनाएंगे। कोई टाइटल के नाम से खोज रहा है, तो टाइटल वाले के लिए एक अलग कैटलॉग बनाएंगे। कोई पब्लिशर से बना रहा है, पब्लिशर से, ठीक है। यही होता है चेन प्रोसीड्यूर। उसमें भी 3 चीज होता है, साउट लिंक, फॉल्स लिंक, अनसाउट लिंक, 3 चीज होता है। साउट लिंक होता है कि जो कि मतलब जिससे पुस्तक खोजी जा सकती है, जैसे टाइटल से, ऑथर से। और फॉल्स लिंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की बुक है, तो जब कॉल नंबर हम बनाते हैं, तो कॉल नंबर कैसे बनेगा? 2, फिर सेमीकोलन 1, मतलब 1 2 जो भी नंबर है, फिर :4। तो मान लीजिए 2 जो है, 2 से तो क्या, 2 को क्या कहेंगे? साउट लिंक कहेंगे, जिससे 2 मतलब लाइब्रेरी साइंस हो गया। ये क्या है? 2 मतलब लाइब्रेरी साइंस, मतलब ये साउट लिंक के अंदर आएगा, मतलब इससे पुस्तक खोजी जा सकती है। इसके बाद आता है, इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? 2 सेमीकोलन। तो कोई ऐसा पुस्तक है जिसको नंबर देंगे 2 और सेमीकोलन, मतलब पर्सनालिटी लिख दिए और मैटर का साइन दे दिया, मैटर लिखे ही नहीं लिखे। इसके लिए मान लीजिए 4 लिख देते हैं, 2 सेमीकोलन 4, तो मान लीजिए एकेडमिक लाइब्रेरी या जो भी हो नंबर है वो हो जाता। लेकिन सिर्फ 2 और सेमीकोलन लिख देंगे तो वो कुछ खोज है, कोई है जो ऐसा खोज सकता नहीं, तो उसको हम फॉल्स क्या कहेंगे? फॉल्स लिंक कहेंगे। इसके बाद आता है अनसाउट लिंक। अनसाउट लिंक ऐसा होता है जिससे पुस्तक नहीं खोजती, मतलब नहीं खोजी जा सकती है। तो वही होता है चेन प्रोसीड्यूर, समझे? यही श्रृंखला प्रक्रिया है। इसमें कहता है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग सूचकांक प्रविष्टि। वर्ग सूचकांक प्रविष्टि करने का मतलब होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड जो होता है वो मेन एंट्री कार्ड जो होता है, कैटलॉग का मेन एंट्री कार्ड, जिसमें क्या ऑथर का नाम लिखते हैं और टाइटल लिखते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि चेन प्रोसीड्यूर जो हम करते हैं
मेन एंट्री बनाने के लिए, क्लासिफाइड इंडेक्स बनाने के लिए उसमें क्या काम आता है? बुक नंबर काम आता है कि कॉल नंबर की क्लास नंबर की इंडेक्स नंबर? बताइए। अभी कॉल बताएं नंबर। कि चेन प्रोसीड्यूर हम किसका करेंगे? बुक का नंबर। बुक नंबर। बताइए, सोच के बताइए। क्लास नंबर मेरे इंडेक्सिंग क्लास है, नंबर इंडेक्स का नंबर करेंगे। होगा। देखिए एक चीज मन समझिए, चेन नहीं, बुक नंबर नहीं होगा। कॉल नंबर होगा। अभी देखिए किसी हम भी जो टाइटल बताएं, का कॉल नंबर रहता सुनिए है, उसका हम चेन प्रोसीडिंग करते हैं। जैसे सुनिए, अभी हम आपको एग्जांपल बोले थे कि 2 है, इसके बाद सेमी कोलन है, 1 है, कि ये क्या बुक नंबर? बुक नंबर हम किसको बोले थे? ऑथर के सरनेम के 3 नाम को, RAN। RAN का तो हम अभी जिक्र ही नहीं किए। इसके बाद क्या बोले थे? कब बुक पब्लिश हुई, ये बुक नंबर होती है। कब ऑथर जन्म लिया, ये होता है बुक नंबर। तो जब भी बनता है देखिए, बुक नंबर का तो हम क्या साउट लिंक अनसाउट लिंक कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? उसका चेन इंडेक्स बना ही नहीं सकते हैं। यदि हम कॉल नंबर बोलते हैं, कॉल नंबर में क्या क्लास नंबर भी आ जाता है, बुक नंबर भी आ जाता है, कलेक्शन नंबर भी आ जाता है। तो थोड़ी ना बुक नंबर और कलेक्शन नंबर का चेन प्रोसीड्यूर होता है, नहीं होता है। सिर्फ क्लास नंबर का हम चेन प्रोसीड्यूर कर सकते हैं। जैसे जो क्लास नंबर हम बनाते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में, जैसे अपने मन से बोल रहे हैं 2 सेमी कोलन 4 कोलन 5, ठीक है? तो इसका क्या होता है? उसी का बनता है, ठीक। स्पेस और टाइम का भी बनता है, स्पेस और टाइम का मतलब जितना क्लास नंबर है उसी का बनता है, ना तो बुक नंबर का ना तो कलेक्शन नंबर का बनता है। किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जहां तक हुआ हम समझा दिए अपने ऐसे फॉर्मली। नेक्स्ट है कोलन वर्गीकरण में सिस्टम के लिए वर्ग संख्या तैयार करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक होता है सिस्टम, एक होता है स्पेशल। ये काम पता है किसमें, कौन से क्लास में जाता है, किसमें मेंटेन? ये मेडिकल वाले में सिस्टम और स्पेशल चलता है। अदर सब्जेक्ट में तो नहीं चलता है, मैथमेटिक्स वगैरह में मतलब नहीं चलता है। इसमें सिस्टम जैसे कहने का मतलब हो गया स्पेशल और सिस्टम। जैसे कोई है होम्योपैथी द्वारा महिलाओं की बीमारी का इलाज, ठीक है? मान लीजिए बीमारी का इलाज तो चल रहा है, ठीक है? बीमारी का इलाज यदि सिर्फ रहता तो हम मेडिकल एल से सिंपल जो शेड्यूल दिया हुआ है उससे हम बना लेते हैं बीमारी का इलाज। लेकिन वहां पर स्पेशल और सिस्टम क्या आ रहा है? होम्योपैथी और महिला, ठीक है? सिस्टम कहने का मतलब होता है कि किस सिस्टम से हम मतलब उसका क्योर कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हेमोपैथी से कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक से कर रहे हैं कि यूनानी से कर रहे हैं कि होम्योपैथी से कर रहे हैं, ये एलोपैथी से कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या होता है? सिस्टम होता है। ये मेडिकल साइंस में ही, मेडिकल वाले में ही चलता है। तो सिस्टम क्या होता है? क्या सिस्टम है? आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, तो सिस्टम भी लिखेंगे। और स्पेशल क्या है? स्पेशल मतलब किसका इलाज हो रहा है? चाइल्ड का इलाज हो रहा है कि बड़े बुजुर्ग का इलाज हो रहा है, किसका इलाज हो रहा है? ये सब किसके अंदर? स्पेशल के अंदर जाता है। और सिस्टम के अंदर तो बता ही दिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ कह रहा है, कौन सा नंबर था? कोलन वर्गीकरण ऊपर चला गया लगता है। 694। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में सिस्टम बोल रहा है। सिस्टम मतलब क्या? यूनानी से, आयुर्वेदिक से के लिए वर्ग संख्या जो क्लास नंबर बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो बोले हम होम्योपैथी द्वारा महिलाओं की बीमारी का इलाज, तो इसमें सबका नंबर पड़ेगा। होम्योपैथी का क्या नंबर है, महिला का क्या नंबर है, उसका भी तो नंबर बनाएंगे। तो होम्योपैथी मतलब सिस्टम का जो नंबर बनता है ना, वो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बनता है। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस कहने का मतलब होता है ईयर, वर्ष वाला, कि हेमोपैथी का विकास कब हुआ, एलोपैथी का विकास। क्योंकि एलोपैथी यूनानी आयुर्वेदिक का नंबर नहीं दिया गया है कोलन क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन में नंबर नहीं दिया गया है तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? यही सब फैसेटेड स्कीम होता है, ठीक है? फैसेटेड स्कीम इसी को कहते हैं कि दिया हुआ कुछ नहीं है, आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। आप यदि क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइब्रेरियन है, तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आयुर्वेदिक कब बना, कब से स्टार्ट हुआ, एलोपैथिक कब से हुआ, और उसका जो साल होगा उसको जो हम बताए हैं MN अभी क्यूज में दिए थे ना कि 1990 से लेके 1999 तक को क्या कहते हैं, M कहते हैं कि N कहते हैं, ठीक है? तो वो देखना पड़ेगा। हवा ही नहीं लगा, वही है, पूछता है 2-3।
तो वही जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है वो स्पेशल सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। तो मान लीजिए एलोपैथी का, मान लीजिए 1990 से 1999 के बीच एलोपैथी का विकास हुआ है। 1999-90 का जो भी नंबर है MN, उसका क्या M लिखेंगे, ठीक है। होम्योपैथी की जगह क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। अब महिला का जो तो है वो तो अल्फाबेटिकल डिवाइस है, जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन डाले थे सब क्लासिफिकेशन से था ना? हाँ, इसलिए तो हम डाले कि पहले कोई डाल ले तो पढ़ने में थोड़ा इजी हो। तो डाल उसको भी याद कुछ करना समझ में ही नहीं इम्पोर्टेंट आ रहा है। था, इसीलिए छोड़ दिए, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नहीं, तो वो ईयर के लिए होता है। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में कोई ईयर दिया हुआ है 1990 से 1997, तो आप उसको थोड़ी ना क्लासिफिकेशन की जगह 1990-97 लिख देंगे, उसके जगह MN जो नंबर दिया वो लिखेंगे। उल्टा साइन, उल्टा इन्वर्टेड कोमा के साथ MN लिखेंगे, या नहीं ये नहीं लिख देंगे कि उल्टा इन्वर्टेड कोमा के साथ 1990 से 1995, ये नहीं लिखेगा, ठीक है। 1900 से 1999 अभी तक कौन सा कोड? तो छोड़ दें आज तक वहीं की, कितना तक हुआ है? छोड़ देते हैं आपको 694 तक दीजिए। छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए सर इसका आंसर क्रोनोलॉजिकल डिवाइस होगा। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। हाँ, क्रोनोलॉजिकल मतलब समझ देते गए। 6 क्वेश्चन और। अच्छा, क्या दिक्कत है 670 में, क्या दिक्कत, रहने दीजिए यहीं तक। गुड नाइट।